नागडीह टीले पर खड़ी दुलरिया जलती धूप की लपटों को महसूस करती रही। जेठ की दोपहरी में उसने पहली बार देखा नदी में उठती हल्की हल्की लहरों की तरह धूप में भी लहरें होती हैं। बबूल की घनी छाया के नीचे खड़ी वह देर तक धूप की नदी में उठती लहरों को देखती रही। आसपास नागफनी का जंगल फैला हुआ था। माटी के ढूंढ पर दुमहले तिमहले हुए नागफनी के पौधे और बगल में ही सदा नीरा दुलारी दाई की पतली सी धारा। बबूल के ऊपर से टिटहरी की आवाज गुजर गई, टी टिहिरी टी टिही। दुलरिया ने अचकचा कर आवाज की ओर देखा। आवाज शून्य में लकीर सी बनाती चली गई। दुलारी दाई के कछार पर जमी नमी में उगी धूप और मोथे की घास छीलकर वह टीले पर जमा कर चुकी थी। खुरपी के बेट से पीटकर घास में लगी धूल माटी झाड़ चुकी थी और टोकरी में भर चुकी थी। अब घर लौटने की बाबत सोच रही थी। धूप गर्मी की परवाह नहीं दुलरिया को। फिर माथे पर रखी टोकरी तो छतरी से भी ज्यादा सुरक्षा देती है। चिंता क्या? चिंता है तो बस यही कि घर पर सिलेबा बैल प्यासा होकर डकार रहा होगा। कौन पिलाएगा पानी? दोनों भौजैया देखती रहेंगी, मगर इतना नहीं होगा उनसे कि एक बाल्टी पानी रख दें बैल के आगे। क्या क्या करे दुलरिया, अकेली जान और इतने सारे जंजाल। जिंदगी की इसी जद्दोजहद के बीच ठहर कर वह अक्सर सोचने लगती है, क्या सच में बेवा औरत बेसहारा और लाचार होती है? भैया भौजाइयाँ और सगरो दियार के लोग क्या ठीक ही कहते हैं कि दुलरिया को बांध दो किसी खूंटे से, कर दो कहीं इसका चुमौना, पुनर्विवाह। दुलरिया ने नदी की तरफ देखा। बालू के विस्तार के बीच पतली सी धारा, दोनों पलारों पर कहीं कहीं बालूचरी की पंक्तियां। सफेद कपड़े पर लगे दाग सी दिखती हैं आंख और झुआ की छोटी छोटी झाड़ियां। सोचने लगी वह, ऐसी जलती धूप में बालू पर उगे ये आंख और झुआ की झाड़ियां कैसे जी लेती हैं? कैसे जीवट वाले पौधे होते हैं ये? वोरसी की भौरा आग जैसी गर्म बालू में भी इतने हरे भरे पौधे। धूप की लपट सी लहरें छू गई दुलरिया को। शरीर में सिहरन सी हुई। बायल की साड़ी से उसने सिर को ठीक से ढक लिया। गंदा नीला आकाश और मुर्दघट्टी जैसा सूनापन। बबुआन टोले के चंडी थान का मंदिर धूप और धूल में एकदम धुंधला दिखता है। पूरी धूप पर तड़बन्ना हरी घास की तरह फैला हुआ है। चंडी थान के घाट से निकलने वाला रास्ता दिखाई पड़ता है। दुलरिया देखती रही उस रास्ते को। देखती ही रही देर तक। मन में कुछ टूटा और टूट कर बिखर गया। छाह के पार चकमक धूप को उसने देखा तो जाने कब के भूले बिसरे गीत की एक कड़ी होठों पर आने के लिए कसमसा। कहवा जे चमकई रामा चेथवा मछरिया, कहवा जे चमकई तरवारी, कहवा वे चमकई रामा पिया के पगडंडिया। पिया के पगडंडिया पर कड़ी टूट गई झंझना। मन के घाव पर लगी चोट को सहलाती बैठ गया। फिर उसने अपने टूटे बिखरे मन को बटोर लिया। सूरज लुढ़क रहा था बीच आकाश से। उसने घास की टोकरी सिर पर रख ली। नहीं, अब चलना चाहिए। बैल प्यास से तड़प रहा होगा। उफ, ये दोनों भौजाइयाँ। कोई और दिन होता तो बैल को पानी पिला भी देती, मगर आज तो सवेरे से ही महाभारत मच चुका है। रोज रोज की इस कचकच से मन कसैला हो जाता है उसका, मगर अब तो ठेला पड़ गया है मन पर। शरीर के किसी भाग में लगातार चोट लगने से वह जगह जैसे सुन्न पड़ जाती है। वैसे ही सुन्न हो गया है दुलरिया का मन। आदत पड़ गई है। आज सवेरे भी तो दोनों भौजैया फाड़ा बांधे लड़ने को तैयार हो गई थी। आंगन से उठते पहले धुएं के साथ ही कलह की आवाज भी उठी थी और धुएं के ही साथ फैल गई थी पूरे टोले पर। सड़ी बेटखौकी से
भतरखौकी और मंग जरौनी तक गालियां देती रही थीं भौजैया। दुलरिया को भी अब चुप रहने की आदत रही नहीं। टोले की औरतें धीरे धीरे जमा हो गई थी आंगन में। दोनों भाई खिसक गए थे घर से और आंगन का झगड़ा द्वार पर चला आया था। टोले की औरतें मजा ले रही थीं। औरत की जात भी अजगुत होती है। औरतों को औरतों की गंदी गालियां मीठी क्यों लगती हैं? औरतों को औरतों की गंदी गालियां मीठी क्यों लगती हैं? मुंह पर आंचल का खूंट रखे इस तरह हंसती ठिठियाती रहेंगी जैसे चुपके चुपके मिठाई खा रही हूँ। सटे हुए बबुआन टोले की बबुआइनों का तो कहना ही क्या। अपने घर आंगन में तो अदहन के चावल से सींचती रहेंगी, मगर खवास टोली पर नजर रहेगी कि कब दुलरिया और उसकी भौजैयों का झगड़ा शुरू हो। उधर बभन टोली की औरतें भी चोर बटिया से झांकने लगती हैं धनी लाल के द्वार की ओर। आपस में हंस हंस कर बतियाने लगती हैं। अरे चल, झगड़नाच शुरू हो गया। यह झगड़नाच शब्द बबुआन टोले की मुखियाइन का गढ़ा हुआ है। इधर धनी लाल के द्वार पर झगड़नाच शुरू हुआ नहीं कि बभन टोली की औरतें अपना काम धंधा बीच में ही छोड़कर निकल आती हैं। चल चल, डरेमा शुरू हो गया। झगड़नाच जब झूठा झुटौल और उठा पटक तक पहुंचने लगता है, तब कुछ औरतें बीच बचाव के लिए ऊपरी मन से आगे बढ़ाती हैं। मन में तो यही रहता है कि झगड़ा अभी चले थोड़ी देर। इस बीच आजिज होकर बड़का भैया धनी लाल या छोटका भैया बंदे लाल आ गए तो अपनी अपनी झोटहा को घसीट कर आंगन में ले जाते हैं। अचरज होता है गांव की औरतों को। बड़का या छोटका भैया दुलरिया को कुछ नहीं कहते, एक शब्द नहीं। बभुआन टोले की और बभन टोली की औरतें मुंह पर आंचल का सट रखे एक दूसरे से कहती हैं, माई रे माई, कैसन जबड़ू औरत है ये दुलरिया, जरा भी शर्म लिहाज है। सच में जब्बर औरत है दुलरिया। झगड़ा लड़ाई करने में ही नहीं, देखने में भी जब्बर है। दुहरा हाड़ काठ, मझोला कद और गेहुआ रंग जो खुली धूप में सूखते रहने के कारण कुछ कुछ स्याह पड़ गया है। यही काया यदि पर्दे में रही होती तो ब्लाउज से लगातार ढकी रहने वाली बांह की तरह हाथ के शेष भागों से ज्यादा गोरी होती। मगर दुलरिया का वैसा भाग्य कहाँ। कोई भी मौसम हो, दिन भर घर की छां से दूर ही रहना पड़ता है। मुंह अंधेरे उठ जाना पड़ता है और उसके बाद तो काम ही काम। उसी बीच भौजाइयों से किसी बात पर ठन गई तो झगड़ा झांटी भी हो जाती है। दोनों भौजाइयां जली भुनी है कहाँ से टपक पड़ी यह भतर खौकी, भतार को खा जाने वाली भतर खौकी। प्रत्युत्तर में दुलरिया बाई हथेली पर बंधी हुई दाहिनी मुट्ठी रगड़कर ऐलान करती है, छाती पर समाठ से धान कूटने आई हूँ भौजी। दुलरिया मुंह जब्बर होती, छुई मुई आदर्श ननद रही होती तो निश्चय ही दोनों भौजाइयों की लाडली बनकर रहती। हाँ, तब यह जरूर होता कि बेवा होने के बाद भाइयों भौजाइयों पर इस तरह बोझ बनकर पड़ी नहीं रहती, कहीं चुमौना करा दिया गया होता इसका। आखिर कमी क्या है उसमें? उम्र भी तो ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। कम उम्र में ही ससुराल बसने लगी, इसलिए एक बेटा हो गया। वह बेटा भी तो माँ की पीठ छोड़ ही चुका है। इसी घर में मामा की भैंसवारी करता है। 25-26 से ज्यादा उम्र क्या होगी दुलरिया। शरीर की कद काठी ऐसी कि कोई कह भी नहीं सके कि बच्चे वाली मेहरारू है। चौड़ी पुष्ट छातियां और आम के फांक जैसी आंखों में कुछ कुछ भूरे रंग की पुतलियां, घनी भौहें और बर्छियों सी बरौनियां दुलरिया को एकदम अलग पहचान देती हैं। उजले भुट्टे की याद दिलाती हैं दांतों की सघन पंक्तियां।
विधवा होने के बाद 2 साल के बेटे को गोद में लिए दुलरिया जब बाप के पीछे पीछे नैहर वापस आई थी, तब किसी ने सोचा नहीं था कि यहीं की होकर रह जाने वाली है। कुछ महीनों बाद बाप ने भी कहा, भाइयों भौजाइयों ने नेक सलाह दी, दुलरिया का चमौना करा दिया जाए। तड़तड़ जवान है अभी, क्या ठिकाना कहीं ऊंच नीच हो गया तो। मगर दुलरिया तो 7 क्रिया खा कर आई है ससुराल से। मर्द की जवान एक तो तिरिया हट भी एक, नहीं करेगी चुमौना। मर्द में कमी आएगा, मर्द में कभी आएगा, कभी जच गया मन को, मन में कभी आएगा कोई जच गया मन को, तो किसी से पूछेगी भी नहीं। अब लो, ये दुलरिया तो शहरी पढ़ुआ लड़की की तरह पिंगल पढ़ने लगी। बाप का नाम लत्ती फत्ती, बेटी का नाम दुर्गावती। कहती है किसी से पूछेगी भी नहीं। कैसी औरत है, कितनी जबरदस्त है, देखो कहती है किसी से पूछेगी भी नहीं। सच में किसी से पूछेगी भी नहीं। कहा था बबुआन टोले की मुखियाइन ने, रंग ढंग ही ऐसा है उसका, किसी की परवाह करती है जरा भी। ठाए पे ठाए जो आता है मन में बक जाती है। कैसी मुंहफट है बेलज्जी। अभी पिछले हफ्ते की ही तो बात है। सटे हुए बबुआन टोले में बड़की बबुआइन के द्वार पर गांव की बूढ़ पुरानियों का जमघट लगा था। सब इसी एक दुख पर केंद्रित थी कि बड़की बबुआइन पर भारी अत्याचार हुआ। उनकी छोटी बेटी सावित्री को उसकी ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है। कैसी फूल सी सुकुमारी थी सावित्री। गौने में ससुराल गई तब से एक बार भी नैहर आने नहीं दिया ससुराल वालों ने। तरह तरह से सताते रहे, मार पीट कर सावित्री से माँ को चिट्ठियाँ लिखवाते रहे कि तिलक में 20,000 रुपए कम मिले थे, वे रुपए भेजो। अब यहाँ बेवा लड़की बबुआइन के पास कौन सी हुंडी पड़ी थी। सारी जमीन जायदाद तो 4 बेटियों की शादी में बिक चुकी थी। अब यहाँ बेवा बड़की बबुआइन के पास कौन सी हुंडी पड़ी थी। सारी जमीन जायदाद तो 4 बेटियों की शादी में बिक चुकी थी। कहाँ से लाती बड़की बबुआइन 20,000 रुपए। बाबू साहब बेसहारा छोड़कर मरे थे। सावित्री को ससुराल गए 1.5 साल हो गए थे। यहाँ से कोई जाता तो सावित्री से मिलने भी नहीं देते थे। अब जाकर खबर आई है कि सावित्री मर गई दुर्घटना में। खाना बना रही थी, पॉलिस्टर की साड़ी में आग लग गई और जलकर मर गई। खबर सुनकर सारा गांव सन्न रह गया था। हर घर में तरह तरह की बातें। बड़की बबुआइन के घर में सहानुभूति जताने वाली औरतों का मेला सा लग गया था। कई दिनों बाद तक लोग आते रहे थे। उस दिन भी बड़की बबुआइन के द्वार पर गांव की बूढ़ पुरानियों का जमघट लगा था। बबुआन टोले और बाभन टोले की औरतें थी। हाथ में हंसुआ लिए दुलरिया सरेह की तरफ जा रही थी। बबुआन टोले के रास्ते से लाल काकी ने पुकारा, ये दुलरिया। दुलरिया नजदीक आई तो लाल काकी ने सूचना दी, सुना तुमने, सावित्री को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। सबको उम्मीद थी कि दुलरिया भी उन्हीं की तरह अफसोस करेगी, मुंह लटका लेगी और हो सका तो 2-4 आंसू भी टपका लेगी, मगर हुआ एकदम उल्टा। दुलरिया ठमक कर खड़ी हो गई। मालूम है लाल काकी, सब मालूम है, ये सब तो होइबे करेगा। सावित्री ही क्यों, देखिए ना कितनी कन्या चहोरिया इसी तरह जलाकर मारी जाएंगी। और क्या इसी बभन टोले में एक नई कन्या इसी तिलक दहेज की लेन देन में झरका कर नहीं मारी गई थी। अरे दुर, कैसी कुलच्छन जैसी बात करती है, असगुन उचारती है। ईसोल कन्या, दुख में रोने की बात करनी चाहिए। सो देखो मुख्तारी करने लगी, होइबे करेगा ये सब। लाल काकी ने मुंह बनाकर मुखियाइन की तरफ देखा। छोट जात की औरत से मुंह लगाओगी तो यही सब सुनोगी लाल काकी। मुखियाइन बोली। मुखियाइन का यह बोलना भर था कि उखल मूस के बीच खंता सी टपक पड़ी। दुलरिया क्या बोली लाल काकी, छोट जात की? अरे ऊंची जात में ही होते हैं ये सब, दिखाने के लिए ठाट बाट शान गुमान, गहनों पर गहने पहनकर झमकाती फिरेंगी। मर्द 1 पैसा मोजर न दे, कन्या करे 16 सिंगार। अच्छा ये बताइए लाल काकी, किसी छोट जात में कन्या बहुरिया को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया हो, ऐसा कभी सुना? बोलिए, कहीं सुना? ये सब होता है आप लोगों में।
बशान टोले और बाभन टोले की औरतों ने एक दूसरे का मुंह देखा। बोलती बंद, हाथ में हसुआ और कमर पर दोनों हाथ रखे दुलरिया अटल प्रश्न सी खड़ी रही सबके सामने। कहने लगी, देखिए लाल काकी, आप लोग घर के बाहर तो पैर रखेंगी नहीं, इज्जत चली जाएगी आपकी। खुले में खेत खलिहान में काम करेंगी कैसे? ऊंची जात जो है, बस घर में बंद, ई कोठारी से ऊ कोठारी, सिंगार पटार व्रत उपवास और समय काटने के लिए बड़ी पापड़ अचार बनाने में लगी रहती है। बस काम के नाम पर यही सब, या इसकी उसकी निदाहीनताई। जरा बाहर निकलकर खेत खलिहान में आइए, हाथ गोड़ चलाइए, तब मर्द के मुंह पर बोलने की हिम्मत आएगी, समझी मुखियाइन काकी? और तब देखिए कौन मर्द ऐसी औरत को तलवे तले रखता है और कौन जलाता है। काम करने वाली ऐसी बहू को जला कर देखे तो कोई दुलरिया को छू कर देखे तो कच्चे बांस की तरह दोनों पैर चीर कर न रख दूं तो एक बाप की बेटी नहीं। भगवान टोले और बभन टोले की औरतों की सुरखुरी से सुसखुरी एकदम अलोप, सटक दम, मुंह सूखने लगे सबके। आगे निकल गई दुलरिया। तब मुखियाइन दुलरिया की तरफ नहीं, उस रास्ते की तरफ देखती बोले, देखा ना लाल काकी, घसकट्टी औरत की जीभ तलवार की तरह कैसे चलती है, क्या क्या गालियां देकर चली गई। दुलरिया की जीभ इसी तरह चलती है अपनी भौजाइयों से लड़ते वक्त भी। गांव के लोग समझाते हैं, देख दुलरिया, तू बेवा बेसहारा है, भाइयों के आसरे पर पलती है, सिर झुकाकर चलने में ही तुम्हारा निवाह है। मगर दुलरिया माने तब ना, कहती है, बेवा हूं तो क्या हुआ, जीने नहीं देंगे आप लोग? हाँ हाँ, जीने की ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, मगर तू माने तब तो। दियादी के खुशी लाल चाचा ने दुलरिया के बड़का भैया को बुलाकर समझाया, देख धनी लाल, दुलरिया का चुमौना करा दे कहीं, बेचारी का अपना घर हो जाएगा और हम लोग भी अमन चैन से रहें। धनी लाल ने मनहूस आवाज में कहा था, ये बात आप आज कह रहे हैं चाचा, हम लोग तो कब से इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अगर दुलरिया भी माने तब ना, अब आगे सोचिए। स्वरूप लाल मरड़ को तो जानते हैं आप, क्या उम्र होगी, यही कोई 40-45, 20-25 एकड़ जमीन है और घर में देखभाल करने वाली कोई नहीं। वह बेचारा कई दिनों से पेटकुनिया दिए रहा द्वार पर, मगर जानते हैं क्या जवाब दिया दुलरिया ने? बोली, खपरी से मारूंगी मुँह झौसा करियौठा को। बताइए, ऐसा जवाब दिया जाता है मरड़ को? बेचारा भाग गया दुलरिया का जवाब सुनकर। धनी लाल उदास आवाज में कहने लगा, दुलरिया कहती है नहीं करेगी चुमौना, कहती है मन होगा तो अपने से खोज कर किसी के घर जा बैठेगी। आप ही बताइए, हम लोगों की नाक कटाने पर तुली हुई है कि नहीं? गुहाल में बैल को भूसा पानी देती दुलरिया ने वहीं से जवाब दिया था, आप बेफिक्र रहिए भैया, विश्वास करिए, आपकी बहन कभी आप लोगों की नाक नहीं कटवाएगी। विश्वास करिए, हाँ, मन में होगा तो ढोल बजवा के जाऊंगी आपके द्वार से। दोनों भौजाइयों ने ननद का जवाब सुनकर छाती पीट ली थी। बड़की भौजी ने छोटकी भौजी से कहा था, सुनती हो भतनी वाली, ऐसी बेशरम बहन, राम राम, ऐसी बेलज्जी बहन को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। जरा भी शर्म लिहाज है इसको? बड़ी शर्म लिहाज वाली हो बड़की भौजी, महीने में 10 बार लात खाती हो भैया की और बेशरम हुई मैं। बड़की भौजी आकर भिड़ गई थी। अपने भतार के हाथ से लात खाती हूँ कि लात खाती हूँ, इससे तेरा भथियान काहे फटता है दुलरिया? अपने मर्द की तो खाकर गिर गई हो करम कूटने, अपने मर्द को तो खाकर गिर गई हो करम कूटने। तुम्ही कौन सा सिंहासन बत्तीसी पर बैठकर हुकुम चलाती थी? दुलरिया ने हाथ नचाकर कहा था, अरे तुम क्या समझोगी भौजी, मेरा मर्द था तो देवी की तरह पूजता था, समझी? देवी थी मैं उसके लिए। 4 बरस का ही सुख रहा तो क्या, तुम अपनी जिंदगी भर का सुख जोड़कर पासंग में भी नहीं आओगी, समझी? बड़की भौजी हूँ की आवाज निकालकर वहां से हट गई थी। बड़की भौजी तो हट गई वहां से, मगर दुलरिया का मन हिसाब करने बैठ गया था। याद आया था अपना पति, ट्रक ड्राइवर पति, ट्रक में बैठा कर जाने कौन कौन देश मुल्क घुमा कर ले आया था।
पहली बार पति की बगल में बैठकर दुलरिया सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग गई थी, दूसरी बार कलकत्ता देखाई थी और तीसरी बार पटना देखाई थी। याद आती है दुलरिया को यात्रा, गुलाब बाग पुरैनिया से माल लादकर कलकत्ता की यात्रा, सुनसान रात में ट्रकों की लंबी कतार जैसे चींटियों की कतार। पति की बगल में सट कर बैठी दुलरिया, किसी लाइन होटल में पराठा मांस खाना, फिर किसी दूसरे लाइन होटल में खीर और उसके बाद एक बीड़ा मीठा पान। पति की बार बार चेतावनी, देख भीमपुर वाली, झपकी मत लेना इक्को बार। 4 साल में ही जाने कहाँ कहाँ घूम आई दुलरिया। पति कहता था ट्रक की ड्राइवरी का क्या भरोसा भीमपुर वाली, जाने क्या हो जाए। आधी से ज़्यादा जिंदगी ट्रक पर बीत जाती, आधी जिंदगी घर आधी परदेस। बोलते बोलते वह कोई फिल्मी गीत गाने लगता, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। क्या से क्या हो गया देखते देखते, हाय रे देव। 4-5 दिन जर बुखार लगा, खून की उल्टी हुई और इसके आगे दुलरिया सोच नहीं पाती। चेतना ही सुन्न हो जाती है यहाँ पहुँचकर। क्रियाक्रम में बाऊ गए थे, काम खत्म हुआ तो हाथ पकड़कर बाऊ ने उठाया था, चल बेटी चल। यहाँ क्या रखा है अब, न खेत पथार न माल गोरू, अगवार पिछुआर मिलाकर 8-10 कट्ठे जमीन से क्या होगा, न सास ससुर न देवर भैंसुर, क्या करोगी यहाँ रहकर। चल बेटी, जैसे 2 बेटे वैसे 1 बेटी। और दुलरिया गोद में 2 साल के बेटे को लिए बाऊ के पीछे पीछे बिना माँ के लेरू की तरह घिसटती चलने लगी थी। उस वक्त दुलरिया को अपनी माँ की बहुत याद आई थी। माँ जीवित रहती तो, लेकिन सोचने से क्या होता, किया हो रामा। सजना सुरतिया नाही बिसरत रेकी। चंडी थान के बाद दुलरिया दाय के कछार पर भैंस का चुरवाहा सुरीली आवाज में लगनी गा रहा था। चंडी थान के पास दुलारी दाय के कछार पर भैंस का चरवाहा सुरीली आवाज में लगनी गा रहा था। दुलरिया को इस तरह सफर कराया देख दोनों भाई तो कुछ कम, मगर दोनों भौजैयाँ चौकन्नी हो गई थी। पहले तो सबने यही समझा कि कुछ समय के लिए सवासिन बनकर आई है दुलरिया, लेकिन एक दिन जब बाऊ बिना किसी की सलाह लिए कथटोली के बूढ़े पटवारी राम चतुर मल्लिक और दुलरिया को साथ लेकर फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस चले गए, तब दोनों भाइयों का माथा ठनका। लौटने पर मालूम हुआ पराजित मुखिया रामचंद्र सिंह की चक वाली 1.5 बीघा जमीन बाऊ ने दुलरिया के नाम लिख दी। कुल जमा 9 बीघे जमीन में 1.5 बीघा जमीन निकल गई, वह भी एकदम हीरा जमीन, सबसे उपजाऊ, चाहे सूखा पड़े चाहे बाढ़ आए, एक वही जमीन थी जो हर साल उपज देती थी। वही जमीन बाऊ ने दुलरिया को लिख दी। भाइयों ने दांत पीसे, मगर बाऊ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ना। और इसके 2-2.5 साल बाद ही बाऊ चल बसे तो दुलरिया को लगा उसका एकमात्र रक्षक चला गया। बाऊ ने कई बार कोशिश की थी, आमने सामने होकर कहा भी था, दुलरिया कहो तो चुमौना करा दी, एक से एक लड़का मिल जाएगा, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटी। मगर दुलरिया ने साफ इनकार कर दिया था, ना बाऊ, नहीं करूँगी ब्याह, एक बेटा है उसी का मुंह जोह कर निवाह कर लूँगी। मगर बाऊ के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों और उससे भी अधिक दोनों भौजाइयों को चिंता हो गई कि बिना मर्द के कैसे कटेगी दुलरिया की जिंदगी। अभी तड़तड़ जवान है, देखने में भी इतनी सुघड़, कहीं ऊंच नीच पैर बढ़ गए तो जग हंसाई हो जाएगी। नहीं, मान जाओ दुलरिया, अच्छा लड़का है, 40-45 है लड़के की उम्र, खेती पथारी सब कुछ है, 40 बीघे ज़मीन की जोत है, बस घर में लक्ष्मी नहीं है। मगर दुलरिया हिली तक नहीं। भाइयों ने मनाया, भौजाइयों ने खुशामद की, बड़ी बूढ़ियों ने समझाया, गांव समाज ने भय दिखाया, मगर दुलरिया टस से मस नहीं हुई। सातों क्रिया, नहीं करूँगी ब्याह। बस यहीं से खिलाफ हो गए भाई भौजाई। जब तक दुलरिया रहेगी वह 1.5 बीघे ज़मीन हाथ आने वाली नहीं। बाऊ रजिस्ट्री कर गए हैं और उसके बाद शुरू हुए भौजाइयों के ताने, गलियां, शराब।
शुरू में चुपचाप सहती रही दुलरिया, मगर बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो मुंह खुल गया, और मुंह खुला तो खुलता ही चला गया। छाती पर मूंग दलने आई हूँ भौजी, समझी ना, भले मन से रहने दो, नहीं तो अचरा के खूंट में बांध लो कि दुलरिया किसी के घर जाकर बैठने वाली नहीं है। समझ गई दुलरिया, भाई भौजाई क्यों चुमौना कराने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं। समझ गई वह, भाई बेचैन है, 1.5 बीघे जमीन हड़प गई है दुलरिया। भौजाइयों के तन में आग लगी है, 1.5 बीघे हीरा जमीन तब तक हाथ आने वाली नहीं जब तक ई मांग जराने वाली मंग जरौनी किल्ला ठोक के पड़ी रहेगी इस घर में। मगर दुलरिया ने तो ठान लिया है, बैठेगी नहीं किसी के घर। स्वर्ग देख चुकी है, अब नरक नहीं भोगेगी। बहुत हुआ, 4 साल का उतना सुख, जिंदगी काटने के लिए वही याद बहुत है। और इसी संकल्प के साथ जुट गई दुलरिया खेती में। बाव का दिया बाछा हल में चलने लायक हो गया है। भांजा पर हूल मिल जाता है गांव में, एक बैल दुलरिया का, दूसरा बैल भांजा पर। हलवाहे को खुराकी और मजूरी देनी पड़ती है। इतने का इंतजाम तो है ही दुलरिया के पास। 1.5 बीघे जमीन में धान की अच्छी फसल लहलहा उठी। सारा गांव देखता दुलरिया का पसीना फला है खेत में। कन्हा बरखा, हथिया बरखा, चित्रा बरखा, और जाते जाते स्वाति की अमृत बूंदें पड़ी। फिर धान पके, मगर कटनी के ठीक 4 दिन पहले ही बज्जर गिरा। पूरी फसल रातों रात चोरों ने काट ली। दुलरिया खेत की मेड़ पर पछाड़ खाकर गिरी। हाय रे देव, क्या हुआ यार। विश्वास के लायक बात ही नहीं थी। भला सगे भाई बेसहारा बेवा बहन के खेत में लगी फसल चोरों से कटवा दे। मगर बात तो खुलते खुलते खुल ही गई आखिर। यादव टोले से पता चल गया दुलरिया को। उसी टोले के चोर थे और उसी टोले में थी सखी बहिना सनीचरी। उसी ने सब कुछ बता दिया। फिर तो सिर पर तूफान उठा दुलरिया के। बड़े बूढ़ों ने समझाया, झूठा कलंक मत लगाओ दुलरिया सगे भाइयों पर। करती क्या दुलरिया, ऐन वक्त पर बचपन की सखी बहिना गवाही देने से मुकर गई। चिरियारी चावल से लेकर लोटा चलाने वाले मंदरिया तक तैयार बने हुए दुलरिया के लिए दिन रात की कचकच से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता सुझाया गाँव के पंचों ने। ये धनी लाल दुलरिया का ब्याह करते तभी झंझट खत्म होगा। दुलरिया तमक कर खड़ी हो गई। क्या वह इसी के लिए पंचायत बटोर कर लाई है कि उसकी शादी करा दी जाए? ग्राम पंचायत के मुखिया बाबू राम बुझावन सिंह ने दुलरिया को बुलाकर समझाया, देखती क्या हो दुलरिया, 1.5 बीघा जमीन तो तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम करवा कर गया, वह तो तुम्हारी है ही। अब करो पार्टी शूट भाइयों की जमीन जायदाद पर। तुमको कानून का पता क्या होगा, मगर यह जान लो कि हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के मुताबिक भाइयों की जायदाद में बहन का बराबर का हिस्सा है। ठोक दो मुकदमा और तब देखो धनी लाल और बंदे लाल तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। दुलरिया बाबून राम बुझावन सिंह का मुंह देखती रही, टुकर टुकर बोली, ना मुखिया जी, बाबू जितना देकर गए हैं वही बहुत है मेरे लिए। आनंद से रहें भाई भौजाई, मैं नहीं करूँगी केस मुकदमा। पराजित मुखिया रामचंद्र सिंह के चक में पड़ती थी दुलरिया की ज़मीन। दुलरिया को बुलाकर उन्होंने सलाह दी, अपनी ज़मीन से एक भी फसल काट नहीं सकोगी दुलरिया। दिन रात बैठी तो रहोगी नहीं ज़मीन की आड़ पर। ऐसा करो कि वह ज़मीन बेच लो और घर के पास खरीद लो उसी कीमत में। घर के पास रहेगी ज़मीन तो पहरा भी दे सकोगी। और सुनो, बास गीत में भी अपना हिस्सा बखरा ले लो और अलग घर बांधो। एक आंगन में रहोगी तो दिन रात युद्ध होता ही रहेगा। गांव में नवगठित लाल सेना वाले भी सामने आए। लाल सेना का नेवी लाल दुलरिया से कहने आया, किसकी मजाल दुलरिया जो तुम्हारा बाल भी बांका कर सके। देखते हैं हम कौन परेशान करता है तुमको। ये हारे हुए मुखिया रामचंद्र सिंह और तुम्हारे भाई फसल बर्बाद करते हैं, परेशान करते हैं तुमको। खून की नदी बह जाएगी इस गांव में।
नेवीलाल समझाने लगा, देखो दुलरिया, जब तक एक आंगन में रहोगी महाभारत मचता ही रहेगा। छोड़ो यह घर आंगन, अलग घर बनाओ और सुनो, तुम चली आओ मेरे संगठन में। बिना संगठन के साथ हुए हमेशा कमज़ोर बनी रहोगी। आ जाओ हमारे संगठन में, तब देखो सारे दुश्मन थर थर कांपते हैं कि नहीं। हमारे पास बम पिस्तौल सब कुछ है। उधर दलित सेना का सीताराम पासवान भी समझाने आया, खबरदार दुलरिया, जो मुखिया के पेंच में पड़ी। ये ऊंची जाति वाले चाहते ही यही हैं कि तुम लोग आपस में लड़ो। जानती नहीं हो अपने गांव को? राजपूत रजपुताही दांव मारते हैं, बाभन बभन पेंच में फंसाते हैं, और कथटोली के बारे में तो पता ही होगा, मरा कायथ भी बिसाता है। सावधान हो जाओ इनसे। चलो चले बस आओ हमारे टोले में, तब देखो कौन क्या कर लेता है तुम्हारा। गांव में इतने सलाहकार हैं, इसका पता अब जाकर हुआ दुलरिया को। दुलरिया का माथा चकराने लगा। भंवर में फंसे तिनके सी स्थिति हो गई उसकी। कई दिनों तक उदास रही। उसी उदास मनस्थिति में हाथ में हंसुआ लिए सरेह की तरफ जा रही थी कि रजपुताही में पराजित मुखिया रामचंद्र सिंह मिल गए। फिर समझाने लगे, तुम्हारे भाई तुमको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और जान लो कि तुम अकेली बेसहारा बेवा कुछ नहीं कर पाओगी। जानती हो ना यह कहावत, जमीन जोरू जोर की नहीं तो किसी और की। इसीलिए कहता हूँ कि ज़मीन मेरे नाम केवाला कर दो और घर के पास खरीद लो ज़मीन। अभी अगर केवाला करना नहीं चाहती तो महदानामा पर ही रुपए ले लो और ख़रीद लो ज़मीन। मैं ठीक कर देता हूँ टोले के पास कोई ज़मीन। दुलरिया ने हाँ ना कुछ न कहा, बुझे मन से सरेह की तरफ चली गई। लाल सेना ने किसी के मार्फत धनी लाल को खूनी धमकी दे डाली, यदि बेसहारा दुलरिया को परेशान करने की कोशिश की गई तो याद रखें धनी लाल 6 इंच छोटे कर दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया राम बुझावन सिंह धनी लाल को समझाने लगे, सुनो धनी लाल, इक्के उपाय है। हटाओ अपने घर से दुलरिया को, कहीं भी कर दो इसका ब्याह। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अभी थोड़ी उम्र बची हुई है, कोई बूढ़ा अधेड़ मिल जाएगा, बाद में कोई नहीं पूछेगा। धनी लाल ने अपनी लाचारी बताई, क्या किया जाए, तैयार ही नहीं होती दुलरिया। जोर जबरदस्ती से भी तैयार होने वाली नहीं। बहुत कोशिश करके हार गए हम लोग। कोशिश सचमुच कम नहीं की गई दुलरिया को फंसाने की। बड़की भौजी तो अपने मझले भाई को बुला लाई थी दुलरिया से हेल मेल बढ़ाने के लिए। दुलरिया ने मक्खी नहीं बैठने दी अपनी देह पर। खेत पथार जहाँ भी जाती दुलरिया, बड़की भौजी का रंडुआ भाई पीछे पीछे लगा रहता। एक रात जब टोले में सोता पड़ा था, बड़की भौजाई का वही भाई पहले से ही दुलरिया के घर में चौकी के नीचे छिपकर बैठ गया था। चौका बर्तन झाड़ू बहारू वगैरह काम संपन्न कर दुलरिया सोने गई और किवाड़ लगाकर बिछावन ठीक करने लगी, तभी बाहर शोर होने लगा। दोनों भौजाइयों के साथ दोनों भाई और टोले के लोग आंगन में जमा हो गए थे। बाहर से किवाड़ की कुंडी चढ़ा दी गई थी। चौकी के नीचे छिपा बड़की भौजाई का भाई अब ढिबरी की रोशनी में प्रकट हुआ, और ज्यों ही उसने दुलरिया की बाँह पकड़ी कि दुलरिया चीखी। फिर तो दे दुलरिया मारते मारते बेदम कर दिया। घर के बाहर लोग जमा थे। किवाड़ खोला गया बाहर से। लोगों ने आधी रात में दुलरिया के घर में बड़की फौजी के भाई को देखा था। धनी लाल लोगों से कह रहा था, मैं कहता था ना दुलरिया नाक कटाएगी हम लोगों की, आज वह हो भी गया। अब क्या किया जाए, क्या जाए। दियादी के खुशीलाल चाचा बोले, जब दोनों पकड़े गए तो इंसाफ यही कहता है कि दोनों की शादी करा दी जाए। पंचायत की बात दूसरे दिन पर छोड़ दी गई। लोग अपने अपने घर गए। दूसरे दिन पंचायत बैठनी थी, मगर वन बनने का प्रत्याशी कुहरता कुहरता अपने गांव भाग गया। दुलरिया की समझ में अब खोट नहीं रह गया है। समझ गई वह कि भाइयों भौजाइयों को उसकी शादी की चिंता नहीं, 1.5 बीघे ज़मीन की चिंता है। क्या कहानी है दोस्तों, ये कहानी है मखान पोखर। मैंने शीर्षक से ही एक पसंद करके पढ़ी। ये संग्रह रामधारी सिंह दिवाकर जी की लोकप्रिय कहानियाँ, प्रभात प्रकाशन से। मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी का हिस्सा अगले हिस्से।